सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने न्यूमोनिया को डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा। अस्थमा को स्टार्ट करते हैं, जैसे जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का आपका टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। एंड साथ ही में इसको अब जो सेमेस्टर पैटर्न है उसमें अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोला जाता है, MSN को। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अस्थमा। अस्थमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमेशा याद रखना, और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। अस्थमा अस्थमा इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है किसका? एयरवेज का, दैट कोज रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस एंड कफ। तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है, क्या क्या? ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो एयरवे है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से क्या कॉज होता है? रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं वीजिंग के, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ब्रेथलेसनेस होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, चेस्ट एकदम टाइट हो जाएगी, और कफिंग प्रोडक्शन क्या है? ज़्यादा हो जाएगा। दिस कंडीशन इज़ रिवर्सिबल आइदर स्पॉन्टेनियसली और विद ट्रीटमेंट। ये जो कंडीशन है रिवर्सिबल है, मतलब कि अस्थमा को ठीक किया जा सकता है, या तो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा या कोई ट्रीटमेंट के साथ अस्थमा सही हो सकता है। इट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, जितने भी एज के पीपल हैं, चाहे छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, किसी में भी ये हो सकता है, लेकिन मेनली ऑफन ये अडल्टहुड में चाइल्डहुड में क्या होता है? स्टार्ट होता है। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अस्थमा की डेफिनेशन। अस्थमा इज़ ए chronic inflammatory disorder of airway characterized by variable airflow obstruction and bronchial hyperresponsiveness, usually reversible। तो ये बोल रहा है कि ये एक ऐसी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है उसमें दिक्कत आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और ब्रोंकाई क्या हो जाएंगी? हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। अब जो हाइपर रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अब अस्थमा के हम कारण पढ़ेंगे, तो ट्रिगरिंग फैक्टर जो होते हैं वो जो है इसके खिलाफ अगर ये एयरवे जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो उसको उसने बोला है कि ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, और ये कंडीशन कैसे है? रिवर्सिबल है। देन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, it is a chronic disease characterized by recurrent attack of breathlessness, wheezing, which can vary in severity and frequency. I think it's clear. Then we can move to the etiology and risk factors. तो मेन जो कारण है अस्थमा का वो या तो जेनेटिक हो सकता है या इन्वायरमेंटल कारण होता है। मोस्टली लोग जो देखने को मिलेंगे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण प्रभावित होंगे। तो हम रिस्क फैक्टर जानते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स आपके सामने हैं। दो तरीके से रिस्क फैक्टर हम पढ़ेंगे, एक मॉडिफाइएबल और एक होगा नॉन मॉडिफाइएबल। तो हम पहले नॉन मॉडिफाइएबल पढ़ते हैं, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब कि किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की तो इसको सही नहीं किया जा सकता, बस इसके लिए ट्रीटमेंट जो है चलता रहता है। अर्ली चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ये नॉन मॉडिफाइएबल है, और बच्चों के अंदर एज की जो है चिल्ड्रन मोर इसके लिए प्रोन होते हैं, और फीमेल जेंडर इन अडल्ट इज़ मोर प्रोन टू दिस अस्थमा। ओके, ये आपके कुछ रिस्क फैक्टर है जो नॉन मॉडिफाइबल है। जेनेटिक हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया। कुछ आते हैं मॉडिफाइबल, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी आपके सामने है, सबसे पहले है एलर्जीन। कोई भी एलर्जीन एक्सपोजर, जैसे आपको पोलन की एलर्जी हो, या डस्ट माइट्स की, या पेट्स डेंडर की, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको क्या है? एलर्जी है, तो उसके वजह से आपको अस्थमा देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ लोग आपने सुने होंगे, किसी को जो डॉग है उनसे एलर्जी होती है, कैट से होती है, क्योंकि उनके जो जो बाल होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनको दिक्कत हो सकती है। या फिर आपने देखा होगा कोई ऐसा फ्लावर होगा, किसी को उससे दिक्कत हो रही है, तो वो पोलन से उसको एलर्जी हो सकती है, इसके कारण जो है अस्थमा हो सकता है। तो ये मेन हो गया इसके अंदर। देन आपका है
स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, मतलब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो मेनली उसको क्या है, अस्थमा हो सकता है। या एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है जिस एरिया में वो है तो उसकी वजह से हो गया। कोल्ड एयर, ठंडी हवाओं की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों में एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, क्योंकि वो जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो मेनली ये कुछ कुछ लोगों में हो सकता है एक्सरसाइज करने की वजह से, ठीक है। देन है इमोशनली स्ट्रेस। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेता हो तो होता है कि उसको अस्थमा के चांसेस रहते हैं। फिर हो गया GERD, जो है गैसो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, एसिड रिफ्लक्स होता है तो इसमें भी हो सकता है। साथ ही में मेडिकेशंस होती हैं कुछ, जैसे कि एनसेड्स एंड एस्प्रिन। एनसेड हो गई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और एस्प्रिन, इन दवाइयों से भी हो सकता है किसी को अस्थमा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जो एलर्जिक अस्थमा है और नॉन एलर्जिक, अलग अलग से मैंने आपके लिए जो है अच्छे से इसके अंदर नोट्स में कैरी करी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जिक अस्थमा की। एलर्जिक अस्थमा मतलब इसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं, जो कि कोई बाहर की चीज़ से हो रहा है, एलर्जी के कारण हो रहा है ना। तो देखो, सबसे पहले है कि एलर्जीन एक्सपोजर। कोई भी इंसान एलर्जी के जो भी एलर्जीन है उससे वो एक्सपोज हुआ, जैसे कि डस्ट या पोलन ग्रेन या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसे एलर्जी है, तो सबसे पहले उसका एक्सपोजर ट्रिगर हुआ। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ये जब जाता है जैसे कि कोई भी एक्सपोजर हुआ, चाहे आपने पोलन ग्रेन की वजह से हुआ है ना, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, बॉडी जो है हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो IgE एंटीबॉडी जो है वो रिलीज़ करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ एलर्जी हो रही है तो एलर्जी में आपको पता है IgE हो गए। अब जो IgE है ये कहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगी, मास्ट सेल जो है वहाँ पर जाकर ये बाइंड होगी, और वहाँ से ये क्या रिलीज़ कराएगी, हिस्टामिन को रिलीज़ कराएगी। और हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा, अब ये हिस्टामिन आगे जाके क्या करने वाला है, ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन है वो करेगा। तो ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन करेगा एंड इसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और म्यूकस प्रोडक्शन जो है एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो मेन कारण है कि IgE एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनी, क्योंकि एलर्जीन आया, मास्ट सेल के ऊपर जाकर बाइंड हुई, इसने हिस्टामिन को रिलीज़ कराया और हिस्टामिन ने जो है इन्फ्लामेशन को कॉज किया। तो ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गया। इसको हमने क्या कहा था, अस्थमा कहा था। तो इसकी वजह से साथ ही में क्या देखने को मिलेंगे, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन एंड सिम्टम जैसे कि वीजिंग और कफिंग, ये देखने को मिलेंगे। ये हो गया एलर्जिक अस्थमा। जब एलर्जी के कारण किसी को अस्थमा हो रहा है, तो अब कुछ होते हैं जिसमें नॉन एलर्जिक, जिसको हम इंट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। अब जो नॉन एलर्जिक अस्थमा है इसमें मेनली क्या होता है, ये स्ट्रेस के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण या एक्सरसाइज जो कि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हैं उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो इसके अंदर जो IgE एंटीबॉडी जो है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें डायरेक्टली हमारा जो एयरवे होता है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, क्योंकि वो एयरवे इरिटेशन होगा डायरेक्टली, फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ब्रोंकियोल्स जो ब्रोंकियल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाएंगी एंड देन कोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा कैन अराइज, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो आपका है नॉन एलर्जिक अस्थमा। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ अस्थमा भी देख लेते हैं। सबसे पहला आपका टाइप है एलर्जिक अस्थमा। जैसे भी मैंने बताया, कोई एलर्जी के कारण होगा, जैसे कि पोलन, पेट टेंडर या फिर मोल्ड के कारण हो गया। बच्चों में मोर कॉमन होता है और एसोसिएटेड होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। मतलब अगर किसी को आपके घर में पहले एलर्जी की ऐसी कोई रहा हो सकता है कि आपको भी अस्थमा हो सकता है अगर हिस्ट्री में। फिर IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होगा, तो ये हो गया। अभी जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है जो आपका एलर्जी या फिर नॉन एलर्जिन अस्थमा है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। फिर आता है नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक हमने पढ़ा कि ये ट्रिगर्ड होता है कोल्ड एयर, इन्फेक्शन या इमोशन से। IG का जो एंटीबॉडी है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और जो अडल्ट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। फिर है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा जैसे कि ट्रिगर्ड ड्यूरिंग
और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, कोई इंसान कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे क्या है बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी ने काम कर लिया है, तो उसकी वजह से उसको अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और सिम्टम जो है 5 से 10 मिनट बाद अराइज होंगे आफ्टर एक्सरसाइज। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब जैसे आपको नाम से ही सबके मतलब समझ में आ जाएंगे जो इसके टाइप्स हैं। देखो, ऑक्यूपेशनल का मतलब हो गया कोई भी एक्सपोजर हो गया इरिटेंट, जब आप वर्क कर रहे हो। ऑक्यूपेशन मतलब आप कहीं आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे आपको इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, केमिकल्स के एक्सपोजर में आ रहे हो, डस्ट के एक्सपोजर में आ रहे हो, तो अस्थमा के चांसेस बढ़ते हैं और उसको ही हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। एक होता है नॉकटर्नल अस्थमा। जो नॉकटर्नल अस्थमा होता है, ये होता है सिम्टम जो है रात में आते हैं, नॉकटर्नल, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, जो कार्डियक रिदम होता है उससे रिलेटेड होता है। GERD अभी आपको बताया, गैसो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, या जो एलर्जीन होते हैं इन बेडिंग, अगर आप सो रहे हो तो वहाँ पर हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ये कुछ रहता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, क्या क्या जो है साइन एंड सिम्टम्स हैं, रहने वाले हैं अगर कोई अस्थमा है तो। अब देखो, कोई भी आप जब टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें मेन काम जो होता है वो होता है आपको उसको अच्छे से याद ही नहीं करना है, आपको उसको समझ के पढ़ना है। जैसे अब आप पढ़ रहे हो अस्थमा, तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग होते हैं आस पास आपके, तो आपने देखा ही होगा अस्थमा में अभी 3 चीज़ें तो मेन बता दी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी, है ना। दूसरा वीजिंग, ये विस्लिंग साउंड आएंगे, जब इंसान ऐसे सांस ले रहा होगा तो उसके अंदर जो है विजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी और उसको पेन होगा। और परसिस्टेंट ड्राई कफ आएगा, स्पेशली नाइट में, जब रात होती है तब परसिस्टेंट लगातार उसको कफ आएगा, वो भी कैसा, ड्राई। फिर आता है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, एनजाइटी आती है ड्यूरिंग अटैक, जैसे ही अस्थमा अटैक्स आएंगे तो पेशेंट को एनजाइटी तो होगी, स्वेटिंग ड्यू टू डिस्ट्रेस, और पसीना भी आता है। फिर है यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स टू ब्रीथ, इसकी वजह से हमारे जो एसेसरी मसल्स हैं उसका हम मतलब यूज़ करने लगेंगे। जैसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे तो हमारी जो एसेसरी मसल्स होती हैं हम उसका यूज़ करेंगे ताकि हम सांस ले पाएँ। तो ये एक साइन और सिम्टम है कि हमको सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमको अस्थमा हो सकता है। तो ये आपका था। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी इजी से ही होते हैं। अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑस्कल्टेट करने पर हमको व्हीजिंग साउंड मिलेगी तो हमें पता चलेगा अस्थमा है। दूसरा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, इसको PEFR भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू असेस, एक मिनट, इसके अंदर हम असेस करते हैं कि कोई भी पेशेंट को सीवियरिटी कितनी है। मतलब कि मान लो कोई पेशेंट है, उसको जैसे स्टेजेस टाइप की हम बात करें, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा है, तो किस वे से हमें जो है एक्सपायरेटरी फ्लो रेट का पता चल रहा है। उसके बाद है स्पायरोमेट्री टेस्ट, जो कि लंग्स की फंक्शन कैपेसिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है। ABG एनालिसिस हम कराएंगे, CO2 लेवल कम मिलेगा। देन आता है आपका चेस्ट एक्सरे। एक्सरे हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई उसको अदर कंडीशन तो नहीं है, मतलब कि अगर कोई लंग से रिलेटेड और प्रॉब्लम है ना तो हम एक्सरे भी करवा लेंगे ताकि हमें और भी सीवियरिटी या अदर कंडीशंस का पता लग जाए, इसलिए हम चेस्ट एक्सरे उसका लेते हैं पेशेंट का। देन है एलर्जी टेस्टिंग, मतलब कि एलर्जी, कोई किसी चीज़ से एलर्जी है तो हम उसका एलर्जी टेस्ट करते हैं। स्किन प्रिक और ब्लड टेस्ट किया जाता है जिससे हम उसका जो है एलर्जी टेस्ट करते हैं। फिर है मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट, तो अस्थमा को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने देखा कि फिजिकल एग्जामिनेशन हमने उस पेशेंट का कराया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, PEFR किया, देन स्पायरोमेट्री टेस्ट किया, ABG एनालिसिस किया, चेस्ट एक्सरे करा, एलर्जी टेस्ट किया, और ये जो मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट है अस्थमा को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट किया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या दवाइयाँ देकर हम जो है सही कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। एक तो है जो क्विक रिलीफ है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट आया जिसको अस्थमा अटैक है तो आप
जल्दी से उसको रेस्क्यू करेंगे, वो हो गया। और दूसरा आप जो है उसका लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन, जो लंबे समय तक ताकि अस्थमा को कंट्रोल में रखा जा सके, वो तो दोनों अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है क्विक रिलीफ। अगर हमको मेडिकेशन देनी है तो होती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जो कि है साल्ब्यूटामोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको उसमें भी पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, और यहाँ पर भी आप इसको पढ़ने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। साल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट इसको बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, जल्दी से काम करती है अपना। फिर है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसको हमने बोला है इप्राट्रोपियम ड्रग, तो ये भी आपकी जो है क्विक रिलीफ दिलाएगी। नेबुलाइजेशन आप करोगे, और ऑक्सीजन थेरेपी अगर नीडेड है तो वो भी आप पेशेंट को दोगे। लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या क्या यूज़ में लिया जाता है, तो पहला है आपका इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम बैक्लोमेथासोन बोलते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घरों में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आपने देखा ही होगा कि इनहेल वो एक पंप सा लेते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में लोग पंप बोल देते हैं, वैसे वो नेबुलाइजेशन के टाइप हो गया। जैसे उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग डाली जाती है और वो इनहेल किया जाता है उसको। फिर आता है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन अगर एलर्जी है तो मोंटेलुकास्ट टैबलेट देते हैं। फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको हमने साल्मेट्रोल बोला है। अभी हमने शॉर्ट एक्टिंग पढ़ा था, वो कौन सा था, साल्ब्यूटामोल। और ये वाला कौन सा, साल्मेट्रोल, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, और वो क्या था, शॉर्ट एक्टिंग। फिर है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जैसे कि जुमाब फॉर एलर्जिक अस्थमा। तो ये है कि आपके ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो अस्थमा में हम देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में, तो नर्सिंग मैनेजमेंट को अच्छे से लिख के आपको आना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको लगभग 8 से 10 नंबर का मिल सकता है देखने को। तो हम सबसे पहला डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, तो मेन डायग्नोसिस हमने बनाया है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। आप इसके आगे यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, रिलेटेड टू इंक्रीज्ड म्यूकस क्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब कि जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है, तो क्यों, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा हुआ है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। तो इसमें इंटरवेंशन हम क्या देंगे, एयरवे को मेंटेन करने के लिए उसको हाई फाउलर पोजीशन दे देंगे, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कफिंग मतलब उसको एनकरेज करेंगे पेशेंट को। साथ ही में क्या एडमिनिस्टर करेंगे, नेबुलाइजर और ब्रोंकोडायलेटर, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं वो हम उस पेशेंट को देंगे। साथ ही में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन और एबीजी वैल्यूज़ को मॉनिटर करते रहेंगे रेगुलरली। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्क्रीशंस है तो हम सक्शनिंग मशीन का यूज़ करेंगे। अगर म्यूकस एक्सेसिव है एंड पेशेंट इज़ अनेबल टू क्लियर, और पेशेंट उसको सही से क्लियर नहीं कर पा रहा है, अनेबल है, तो हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सक्शन मशीन तो आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी, तो सक्शनिंग करेंगे। देन है सेकंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का मतलब हो गया कि अब देखो उसमें एयरवे में क्या आ गया था, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, तो गैसेस एक्सचेंज इम्पेयर हो गया। तो किसकी वजह से, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो इंटरवेंशन में हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे गैसेस को सही करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है पेशेंट को। साथ ही में उसके वाइटल चेक करेंगे। मेन वाइटल्स आपके क्या हैं, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम और डेप्थ। फिर है साइनोसिस चेक करेंगे, रेस्टलेसनेस है, कन्फ्यूज़न है, ये सब आप उस पेशेंट के साइंस चेक करोगे। और काम इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करोगे आप, ये आपका एज ए नर्स ड्यूटी है। तीसरा है पेशेंट को एंजाइटी होगी, क्योंकि उसको ब्रेथलेसनेस महसूस हो रहा है, सफोकेशन उसको हो रही है, फियर है उसको, उसका डर है, तो एंजाइटी तो ऑब्वियसली पेशेंट को होगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या है, हमेशा पेशेंट के साथ रहेंगे, स्टे विद पेशेंट एंड उसको रीअश्योर करते रहेंगे। साथ ही में उसको जो कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि लिप जो एक्सरसाइज होती है, जैसे पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हम उस पेशेंट को बताएंगे। साथ ही में काम लो स्टिमुलस एनवायरनमेंट, उसको शांति भरा माहौल देंगे ताकि उसकी एंजाइटी क्या है, रिड्यूस हो, और उसकी फैमिली को भी
सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अगर नीड है तो, क्योंकि एंजाइटी है तो मेनली हॉस्पिटल के अंदर तो फैमिली मेम्बर का सपोर्ट रहता है तो पेशेंट को जल्दी से मतलब अच्छा लगता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है उनकी। फिर है लास्ट वाला नॉलेज डेफिसिट का, क्योंकि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट अस्थमा मैनेजमेंट, क्योंकि अब अस्थमा को कैसे मैनेज करें पेशेंट को पता नहीं है, इसलिए हमें एक डायग्नोसिस बनाएंगे डेफिसिट नॉलेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे मेन इंटरवेंशंस रहने वाले पेशेंट को एजुकेट करेंगे इनहेलर कैसे यूज़ करना है, टीच करेंगे जो ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें, मतलब कि उसको बताएंगे आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो आप इनको अवॉइड करो, ये आपको ट्रिगर करेंगे एलर्जी या अस्थमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होने वाली है पेशेंट के साथ, उसको पहले से ही हम बता देंगे। फिर है एनकरेज कॉम्प्लायंस, मतलब कि जो ट्रीटमेंट है उसको बताएंगे कि आपको जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली लेना है, आपको जो है जो हमने जैसे भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसको बीच में नहीं छोड़ना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बारे में उसको एनकरेज करेंगे। एंड देन एक्सप्लेन इमरजेंसी साइन टू वॉच आउट फॉर, मतलब कि क्या क्या इमरजेंसी साइन हो सकते हैं वो आप उसको बता दोगे पेशेंट को। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर अस्थमा को सही से ट्रीट नहीं किया जाता। तो स्टेटस अस्थमेटिकस होता है, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें अस्थमा के अटैक पेशेंट को आते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से आते हैं कि वो अनरिस्पॉन्सिव होता है टू द यूजुअल ट्रीटमेंट, जो यूजुअल ट्रीटमेंट वो ले रहा है उसके भी कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला, तो इसको हमने बोला है स्टेटस अस्थमेटिक। ये अस्थमेटिकस ये कॉम्प्लेक्स जो है अस्थमा को हम बोल सकते हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एटलैक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है और क्रॉनिक एयरवे रीमॉडलिंग हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हर एक लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है अगर एग्ज़ाम में पेशेंट एजुकेशन जो हेल्थ एजुकेशन लिख कर के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो आप हमेशा ये याद रखना। तो आप इसमें भी थोड़ा देख लो, मैंने आपके लिए पीपीटी में इंक्लूड करा हुआ है, जैसे कि पेशेंट को आप एजुकेट करोगे जो भी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें, जैसे कि डस्ट, पेट, स्मोक, पॉल्यूशन, एडहेयर टू प्रेस्क्राइब मेडिकेशन जो भी दिए उस पर अडहेयर रहें, मतलब उसको फॉलो करें। पीक फ्लो मीटर डेली आपको यूज़ करना है, देन प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, देन गेट फ्लू एंड निमोनिया वैक्सीन, देन अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड करनी है, रेगुलर चेकअप्स लेने हैं, एंड देन ए ऑलवेज कैरी अ रेस्क्यू इनहेलर, जो जो इनहेलर उसको बताया है ना पेशेंट को वो उसके साथ होना चाहिए हमेशा, कभी भी उसको अटैक आ सकता है इसलिए। सो ये थी आज की वीडियो हमारी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अस्थमा क्या होता है, तो आपको अस्थमा सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो एयरवे है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से मेनली 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, वीजिंग होगी, ब्रेथलेसनेस महसूस होगा, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी और कफ होगा। तो ये हो गया, तो कारण हम पढ़ सकते हैं इसके, जैसे मैंने आपको बताया मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गए, तो आपको समझ में आएगा। मेनली तो एलर्जिक और नॉन एलर्जिक्स आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता दिया, जो एलर्जिक है उसमें आईजीई एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा और नॉन एलर्जिक में नहीं होगा। फिर टाइप्स बता दिए, उसके बाद हमने पढ़े इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहने वाले हैं। डायग्नोसिस हमने अच्छे से कवर कर लिए और ट्रीटमेंट हमने ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह पेशेंट को दे दिया 3 हमने। उसके बाद हमने पढ़ लिया इसके मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, एंड लास्ट में हमने इसके कॉम्प्लिकेशन विद द पेशेंट एजुकेशन पढ़ ली। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।